शुभ मध्याह्न सभी को। आज हम हमारे चैप्टर राख की रस्सी से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे तिब्बत के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन-सहन, खान-पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है, जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। तो जो हमने राख की रस्सी लोक कथा को पढ़ा, वह एक लोक कथा के रूप में है। वह तिब्बत के एक छोटे से इलाके की से ली गई है। और तो किसी भी लोक कथा को पढ़ने से पहले हमें उस इलाके की जलवायु, रहन-सहन, खान-पान और संस्कृति को समझना चाहिए। तो इसी संस्कृति और इन्हीं सब जानकारियों को समझने के लिए इस जानकारी को देखते हैं। तो तिब्बत एक पठार ज़मीन को के के भाग पर स्थित है, जैसे पहाड़ीय क्षेत्र है, जहाँ पे पठार को कहते हैं जो पठार पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊँचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊँचे-ऊँचे पहाड़, जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह-तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तो जो तिब्बत में बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ीय क्षेत्र है, पठार भी है, तो यहाँ पे मतलब बहुत अलग-अलग तरीके के पहाड़ पाए जाते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा जब अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बनाता है, तो बहुत तरीके के पहाड़ बना देता है, लाल, भूरे, पीले, बैंगनी। तो उसी प्रकार से वहाँ पे ये अ, असलियत में देखने को मिलता है। तो बहुत ही सुनहरा अ, चित्रण बताया गया है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़-पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों की दुर्लभ किस्में हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली, तो कहीं काली। तो यहाँ पे जो जलवायु के बारे में भी बताया गया है कि हवा में नमी बहुत कम होती है, तो इसलिए बर्फबारी और बरसात क्योंकि बर्फबारी और बरसात बहुत कम होती है, तो यहाँ पे मौसम बहुत ही खुश्क टाइप का होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा पेड़-पौधे नहीं होते, सिर्फ़ एक पूर्वी भाग में बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। इन घने जंगलों में तरह तरीके के पशु-पक्षी मिलते हैं और तिब्बत की मिट्टी जो कि रेतीली है और कहीं-कहीं पे लाल-पीली भी है, काली मिट्टी भी है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो तिब्बत में 1500 झीलें हैं और ये जो झीलें आप सभी जानते ही होंगे कि पहाड़ों के बर्फ पिघलने से बनती हैं और इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है मानसरोवर। बहुत ही सब जानते हैं इस झील को। तो
यहाँ पे एक नदी भी निकलती है यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र, इसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और वहाँ पे सांगपो नदी। काफ़ी ऊँचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवाएँ। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका जो रहन-सहन कैसा है। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सर्दी पड़ती है तो भारी भरकम कपड़े पहनते हैं। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी अंदर जा सके। भूकंप के बचाव से दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी हुई होती हैं। तो तिब्बती लोगों के घर बहुत ही अलग किस्म के होते हैं, बहुत ही अ, अच्छे होते हैं जैसे कि वहाँ की स्थिति को देखकर बनाए गए हैं कि वहाँ पे भूकंप भूकंप बहुत आता है और बहुत ही ठंडा देश है तो वहाँ पे लोग ऐसा बनाते हैं कि ज़्यादा खिड़कियाँ होती हैं जिससे कि सूर्य की किरणें आ सकें और जो दीवारें होती हैं वो अंदर की ओर झुकी हुई होती हैं जिससे कि भूकंप का प्रभाव ज़्यादा ना हो। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा, 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण प्लीज स्क्रॉल डाउन। कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तिब्बत का जो सबसे बड़ा शहर है वो ल्हासा है। एक पाठ भी है कक्षा 9 में ल्हासा की ओर। तो ल्हासा एक बहुत ही बड़ा शहर है तिब्बत में जो कि 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने-पीने की के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तिब्बत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि यहाँ पे बाज़ार हैं बहुत सारे कपड़ों के, खाने-पीने के, तो इसे एक व्यावसायिक दृष्टि से भी ये तिब्बतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो यहीं पे ये जानकारी समाप्त होती है और इससे संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए था। अब चलिए चलते हैं दूसरे पाठ की ओर, फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुज़र जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पर सर्दियों के बारे में बात की जा रही है कि जब सूरज भी नहीं निकलता है और दिन-रात हमें रज़ाई में ही रहना पड़ता है। आग के पास बैठे रहो और सूरज तो देखने को ही नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि खिचड़ी हमारा दिन जैसे खिचड़ी से स्टार्ट होता है खाने के रूप में और धूप की गर्माहट से। जबकि अब यहाँ पे क्या है सर्दियों के दिनों में कि बस रज़ाई में लेटे रहो और लेटे रहो, बस यही काम होता है।
बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल-पहल अब पता चल रही है। रह-रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ें तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल कि ना। तो यहाँ पे जो एक ही लाइन दी गई है, आज जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। तो शायद ये भोजपुरी भाषा में है और यहाँ पे बताया गया है कि बाहर देखने में तो सर्दियों में कुछ पता ही नहीं चलता है क्योंकि बस कोहरा ही छाया रहता है कि कितना समय हो गया। तो तब पता चलता है जब घर में चहल-पहल होने लगती है, खाना बनने लगता है, कहीं पानी के गिरने की आवाज़ और कोई हाँक लगाने की आवाज़। तो आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार होखस। अब तो उठने में ही भलाई है। उठाए जा रहे हैं सुबह-सुबह उठने का किसी का मन नहीं करता सर्दियों में। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में अइसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देखनी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। नहा धोकर जब सब लोग एक कमरे में इकट्ठे होते हैं और दादा चाचा जी ने एक सफ़ेद की चकाचक माड़ लगी हुई धोती पहनी है, धोती और कुर्ता पहना हुआ है। तो अब इस लाइन का मतलब गौरव भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थीं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के-फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली-धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिट्ठा, गुड़, चावल आदि के छोटे-छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी-बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जो सामने मचिया पर खादी की जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी ने आज पहन रखी है और दादी ने बाल भी धोए हैं, जो उनके बाल बिल्कुल समेल की रुई के जैसे सफ़ेद हैं, हल्के-फुल्के से। और हमें बारी-बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर भैया प्लीज़ स्क्रॉल डाउन। जब सबने ऐसा कर लिया, तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। ये एक उनकी एक प्रथा हो सकती है। तो आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा-दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फ़रमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल मतलब कि आज जो अप्पी दीदिया जो दीदी हैं उनकी अप्पी दीदिया, तो उन्हें चूड़ा-दही भी पसंद नहीं है। ये पूर्वी क्षेत्र का एक मशहूर खान-पान में से एक है और खिचड़ी जो कि सर्दियों में बहुत बनाते हैं, तो उन्हें खिचड़ी भी पसंद नहीं है और चूड़ा-दही भी पसंद नहीं है। तो पर खाना तो पड़ेगा क्योंकि आज खिचड़ी जो है, तो खिचड़ी के खाने के बाद से गया से आए तिल। प्लीज़ स्क्रॉल डाउन। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते-खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो हम
जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े-बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच-बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। तो यहाँ पे एक त्योहार की बात कही गई है, खिचड़ी का त्योहार। और जब वो मकर संक्रांति भी होती है, जैसे मकर संक्रांति होती है, उसी प्रकार अ, एक तरीके का त्योहार है, खिचड़ी ही बनती है उस दिन, तो सभी खिचड़ी का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे लेखक या लेखिका ने खिचड़ी का वर्णन किया है कि वो स्कूल में अपने विद्यालय में खिचड़ी का कैसे आनंद उठाती थी और वो त्योहार को कैसे मनाती थी। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। प्लीज स्क्रॉल डाउन। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग-अलग समय मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनवरी माह में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये मकर संक्रांति हो गई और मध्य प्रदेश, बिहार में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत और असम में बिहू, केरल में ओणम इत्यादि। तो इसमें सभी लोगों के त्योहार अलग-अलग हैं, हर प्रदेश के, हर देश के और उनका एक अपना रहन-सहन है। तो उसी तरीके से वो हर त्योहार को अलग जनवरी से लेके अप्रैल तक इन्हीं सब त्योहारों को अलग-अलग समय पे मनाते हैं। सबके अपने-अपने कारण हैं। कोई फसल तेज़ी से बढ़ने की कामना करता है, तो कोई अच्छे मौसम के लिए। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो-खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग-अलग जनजातियाँ इसे अलग-अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी-मार्च में तो ओराव लोग इसे मार्च-अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग-अलग जनजातियाँ अलग-अलग समय पर अपने-अपने त्योहार मनाते हैं और संथाल एक जनजाति है आदिवासी जो फरवरी-मार्च में और ओराव लोग इसे मार्च-अप्रैल में मनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं आदिवासी लोग जो हैं प्रकृति की पूजा करते हैं, कभी पहाड़, कभी कोई वृक्ष। तो सरहुल के एक विशेष रूप का त्योहार है जिसपे मतलब कि साल पेड़ की पूजा होती है। साल का एक वृक्ष होता है जिसपे सरहुल के दिन उसकी पूजा होती है। इस अब इसका कारण ये है कि इस दिन ना साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो इसलिए इसको दिखाने के लिए ये त्योहार को रखा गया है। स्त्री-पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे
ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बड़े छोटे छोटे गांव, लीपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर डालकर नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि विस्तारित रूप से सरहुल के त्योहार को, कि चारों ओर बहुत छोटी-छोटी घाटियाँ, बहुत ही लंबे-लंबे साल के वृक्षों का जंगल और छोटे-छोटे गाँव आदिवासियों के होते हैं, और जहाँ पे लोगों ने अपने घरों को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार आया है, और लोग इस त्योहार पे एक विशेष तरीके का आदिवासी जो करते हैं वो नृत्य करते हैं। पंक्ति में लगकर कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर-घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर-घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने-पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब यहाँ पे ब अब यहाँ पे बताया गया है कि इसी त्योहार पे लोग क्या करते हैं कि घर-घर से चंदा इकट्ठा करते हैं, और चंदा कैसा कि उसमें मुर्गा, चावल और मिश्री माँगते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, खाने-पीने और खेलों का दौर होता है, जिसमें एक तय तरह तरीके के खेल आयोजित किए जाते हैं और खाना-पीना बनाया जाता है, और तीसरे दिन जाकर के पूजा होती है। तो जिसमें जब पूजा होती है तो लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक तरीके का फूल होता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अपनी फसल में बोया जाता है। तो इसी दिन मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब ये त्योहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और धान की पूजा होती है, और जो धान को पूजा पाठ करके बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। अब जब वसंत ऋतु आती है तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा, मतलब जैसे कि वसंत ऋतु आई तो वहाँ पे एक तरीके का त्योहार मनाया गया, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो तमिलनाडु में भी एक मौसम को दर्शाने के लिए एक त्योहार मनाया जाता है पोंगल, जो कि ये मौसम से भी जुड़ा, फसलों से भी जुड़ा हुआ है कि इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि को घर में काट कर लाते हैं, और जो नया धान है, जो नया चावल, उसमें से नए चावल निकालते हैं, और अ, हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुँह में रख देते हैं। हल्दी शुभ म ये मटका दिन में साढ़े 10-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो यहाँ पे जो पोंगल के उसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो एक विशेष तरीके का भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप
की पतंगे आकाश में लहरा लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढकसा जाता है। तो यहाँ पे एक और तरीके के त्योहार की बात की गई है गुजरात में। गुजरात में मकर संक्रांति का जश्न बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस त्योहार पे आसमान में बच्चे बहुत ही आनंद से इस त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि आसमान में पतंगे उड़ाते हैं और खूब ढेर सारा आनंद लेते हैं। प्लीज स्क्रॉल डाउन। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार और दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेजी और उत्साह के साथ करते। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला में पकवान तोड़-तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ काओ घूघत घूघत आओ। तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को वो घुघुतिया भी कहते हैं। और इस दिन आटे और गुड़ को गूँथ कर पकवान तरह तरीके के बनाए जाते हैं और इसी में से एक तरीके का पकवान का विवरण दिया गया है, जिसमें एक वो पकवान की माला बनाते हैं और पक्षियों को खिलाते हैं और साथ में गाते हैं, कौआ आओ घूघत आओ। ले कौआ बड़ो, माँ के दैसा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दैसा सोने की छुरी। ये कुमाऊनी भाषा में ही बताया गया है। ये गाना एक तरीके की का गाना है, जो जब वे पक्षियों को वो पकवान खिलाते हैं तब गाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह माँगते हैं। है ना? कितने अलग-अलग अंदाज़ मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार की नई अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं-कहीं कहीं-कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीली पानी पानी में कम से कम 1 डुबकी तो ज़रूर लगाएँगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े और कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं। तो आप सभी ने देखा कि जनवरी माह में जब वो ठिठुरती हुई ठंड होती है, तब कितने तरीके के त्योहार, मतलब एक ही त्योहार होता है मकर संक्रांति, जो हमारे यहाँ उसे मकर संक्रांति कहते हैं, पर अलग-अलग जगहों पर बहुत अलग-अलग नाम हैं इनके। जैसे खिचड़ी के और केरल साइड, मतलब तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम
और इसी प्रकार से बहुत सारे नाम दिए गए हैं और तरह-तरह की मतलब दूसरे तरीके से वो इस त्योहार को मनाते हैं। तो हमारे तो आप सभी भी इन त्योहारों को अवश्य ही मनाते होंगे। तो आप सभी को बताना है कि अ, इन त्योहारों को आप किस प्रकार में मनाते हैं? जैसे खिचड़ी के रूप में कि पोंगल कहते हैं आप इसे या मकर संक्रांति। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति कहते हैं और आप सभी के यहाँ जो भी कहते हैं, आप उसे अपने होमवर्क के रूप में करके लाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।